फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया। वेलकम टू स्टडी स्ट्राइक्स। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। हिंदी में इसे अध्यारोपण प्रमेय भी कहते हैं। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा, नॉर्टन थ्योरम पढ़ा, तो अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है और इसे अप्लाई कैसे करते हैं, और इसको अप्लाई करने से पहले हम किस किस कंडीशंस को चेक करते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपके लिए स्टेटमेंट लिख देती हूँ। तो ये है हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट कि बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण प्रमेय क्या कहता है, ये कहाँ अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को भी जानेंगे और ये अप्लाई कैसे किया जाता है, ये क्या कहता है बेसिकली। ओके, चलिए देखते हैं। According to this theorem, any linear bilateral network, अब यहाँ भी सुपरपोजिशन थ्योरम भी वही अप्लाई किया जा रहा है जहां हमारा थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम अप्लाई करते थे, यानी कि लीनियर और बाइलैटरल नेटवर्क में। ओके, इन एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क द करंट और वोल्टेज across any branch can be calculated by taking the algebraic sum of all the values calculated by taking one source at a time। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते हैं, किसी भी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क में। और ये क्या कह रहा है कि अगर किसी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क में करंट या वोल्टेज आपको किसी भी ब्रांच के, किसी भी शाखा, किसी भी ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट निकालनी हो या वोल्टेज निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, बाय टेकिंग, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय टेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वैल्यूज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वन सोर्स एट अ टाइम। अब आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिएगा कि यहाँ पे बोला है कि करंट या वोल्टेज कुछ भी निकालनी हो, इसका मतलब वहां पे कई सारे एक्टिव सोर्स होंगे। ठीक है, अगर करंट या वोल्टेज दोनों की बात की जा रही है तो करंट के लिए करंट सोर्स होना चाहिए और वोल्टेज के लिए वोल्टेज सोर्स, यानी वहां पे एक से ज्यादा एक्टिव सोर्सेज हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको क्या बोला गया है, आप किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में करंट या वोल्टेज आपको निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेकिंग वन सोर्स एट ए टाइम, एक बार में आप किसी भी एक ही सोर्स को कंसीडर करेंगे एंड रिप्लेसिंग ऑल द रिमेनिंग सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या कंडीशन होता है, ये मैंने आपको थेवेनिन और नॉर्टन दोनों थ्योरम में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो यानी ये क्या कह रहा है कि आपको कोई भी वन एक्टिव सोर्स लेना है एक बार में एट ए टाइम, एक बार में। ऐसा नहीं है कि आप पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही एक्टिव सोर्स करेंगे, नहीं, आपको सारे एक्टिव सोर्स लेने हैं, लेकिन वन बाय वन। आप सबसे पहले किसी एक पर्टिकुलर एक्टिव सोर्स को लेंगे, अगर उसमें ढेर सारे एक्टिव सोर्स दिए हैं, ढेर सारे वोल्टेज सोर्स दिए हैं, ढेर सारे करंट सोर्स दिए हैं, तो आप वन बाय वन लेंगे। अगर आपने एक एक्टिव सोर्स कोई पर्टिकुलर एक टाइम में आपको एक ही चूज करना है, अगर आपने एक चूज किया है तो आपको बाकी जितने भी एक्टिव सोर्स हैं उनको आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक पर्टिकुलर कोई एक्टिव सोर्स लिए और बाकी को आपने उसके इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्टिव सोर्स को लेके आप उस गिवन ब्रांच में केवीएल या केसीएल अप्लाई करके करंट निकालेंगे। ठीक है, एंड और क्या दिया है कि वो एक्चुअल में वो क्या होगा, आपने जो भी अलग अलग करके वन बाय वन करके एक्टिव सोर्सेज लिए हैं उसमें आप अलग अलग वोल्टेज या करंट निकालेंगे और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, उनका अलजेब्रिक सम करेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वैल्यूज। ठीक है, तो केवीएल केसीएल आपको अप्लाई करना आता है सुपरपोजिशन में, सिर्फ क्या करना है, आपको ढेर सारे एक्टिव सोर्स दिए रहेंगे, आप किसी पर्टिकुलर वन बाय वन एक एक एक्टिव सोर्स को लेंगे और फिर उस गिवन ब्रांच में एक एक सोर्स के द्वारा
फ्लो होने वाली करंट या वोल्टेज का कैलकुलेशन करेंगे और लास्ट में आप क्या करेंगे, उन सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली इसकी कंडीशन क्या है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ढेर सारे एक्टिव सोर्स होंगे, तभी तो 1 बाय 1 एक एक को टैग करेंगे, एक एक को लेंगे, बाकी सबको उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट है, मतलब इसकी जो कंडीशन है, अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो ये कंडीशन क्या रखता है कि किसी भी जो भी आपको सर्किट लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क सॉल्व करना है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके, उसमें एक से ज्यादा एक्टिव सोर्स होने चाहिए। ठीक है, सिंगल एक्टिव सोर्स के लिए आप सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर सिंगल ही रहेगा तो आप किसको इंटरनल इंपीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे और किसको आप लेंगे, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। यानी आपको एक एक्टिव सोर्स को लेने के लिए, दूसरे को रिप्लेस करने के लिए एक से अधिक एक्टिव सोर्सेज होने चाहिए। तो इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नेटवर्क मस्ट बी कंटेन्स more than one active sources। सबसे पहले आपको ये कंडीशन चेक करनी है सुपरपोजिशन अगर आप अप्लाई करने जाते हैं तो। ठीक है, अब बात आती है कि सुपरपोजिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्यों हमें सुपरपोजिशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो बात ये आती है कि सुपरपोजिशन क्या करता है आपका, ये क्यों थोड़ा सा अलग है। सुपरपोजिशन बेसिकली क्या करता है आपका कि ये किसी भी, अगर आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया है तो आप 1 बाय 1 एक एक एक्टिव सोर्स लेके आप उनसे नॉर्मल आपको केवीएल या केसीएल ही अप्लाई करना होता है, और इसकी हेल्प से आप किसी भी ब्रांच में बहने वाली करंट या किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में आप वोल्टेज का कैलकुलेशन इजीली कर लेते हैं। और आप क्या कर लेते हैं, ईच ब्रांच में जितने भी ब्रांच हो आप उन सभी में वोल्टेज या करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी एडवांटेज। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं कि हम कुछ स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने थेवेनिन में कुछ स्टेप्स देखे थे, नॉर्टन में कुछ स्टेप्स देखे थे, तो चलिए देखते हैं कि सुपरपोजिशन में कौन कौन से स्टेप होते हैं। आप ये नोट पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये है हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम यानी अध्यारोपण प्रमेय को से किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए आपको अप्लाई करना है 1 बाय 1। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि ये स्टेप्स क्या कहते हैं और हमें कौन सा स्टेप कब अप्लाई करना है और 1 बाय 1 हमें ये स्टेप्स कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे मैंने 5 स्टेप्स आपके लिए लिखे हुए हैं। कुल यहाँ पे 5 स्टेप हैं। इन 5 स्टेप्स को आपको 1 बाय 1 करके फॉलो करना है, जिससे आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करके नेटवर्क को सॉल्व कर लेंगे, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर लेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है या हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है। बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड क्वांटिटी टू बी कैलकुलेटेड along with the presence of more than one active source। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें कही जा रही हैं स्टेप 1 में। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है क्या कि किस ब्रांच में, द ब्रांच एंड क्वांटिटी, कि किस पर्टिकुलर ब्रांच में आपको वोल्टेज या करंट को फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, ब्रांच, और क्या पहचानना है, क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब राशियां, क्या कि आपको सबसे पहले पहचानना है कि किस ब्रांच में आपको निकालना है और क्या निकालना है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। ओके, ये हुई हमारी 2 चीजें। उसके बाद आपको क्या देखना है, कैलकुलेट करना है आपको क्या, ये आपने देख लिया, along with the presence of more than one active source। ये सुपरपोजिशन थ्योरम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है,
कि सबसे पहले आपने पहचान तो लिया कि आपको किस ब्रांच में कौन सी क्वांटिटी निकालनी है। आपने दो चीजें देख ली, ब्रांच देख लिया, क्वांटिटी देख लिया। इसके साथ आपको क्या देखना है, ये चीजें तो होंगी, ये आप देखेंगे तब जब आपके गिवन नेटवर्क में मोर देन वन एक्टिव सोर्स हो, एक से ज्यादा एक्टिव सोर्स हो, ठीक है। चाहे एक से अधिक वोल्टेज सोर्स हो, या एक से अधिक करंट सोर्स हो, या एक से अधिक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप में हम ये तीनों चीजें आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक। अब सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स। जैसे ही आपने पहचान लिया कि एक से ज्यादा एक्टिव सोर्स है, फिर आपको क्या करना है, कंसीडर एनी वन एक्टिव सोर्स। किसी भी एक एक्टिव सोर्स को कंसीडर करना है एट ए टाइम, एक टाइम में आपको किसी एक एक्टिव सोर्स को कंसीडर करना है, एंड रिप्लेस द रिमेनिंग बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी एक एक्टिव सोर्स को आप कंसीडर करेंगे एट ए टाइम, एक समय में केवल एक एक्टिव सोर्स पे ध्यान देंगे आप, और बाकी एक्टिव सोर्सेज को क्या करेंगे आप, रिप्लेस कर देंगे उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। आपको ये चीजें मैंने बताई हैं कि वोल्टेज को आपको कैसे रिप्लेस करना है और करंट सोर्स को कैसे रिप्लेस करना है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर दैट पर्टिकुलर सोर्स। अब एक ही एक्टिव सोर्स को आपने लिया, बाकी सबको रिप्लेस कर दिया। अब जो भी एक्टिव सोर्स आपने लिया है, उस एक्टिव सोर्स के कारण, उस एक्टिव सोर्स के वजह से उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी आपको वोल्टेज निकालनी है, क्वांटिटी। अब आपकी क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, करंट या वोल्टेज, जो भी आपकी क्वांटिटी हो वो आप उस पर्टिकुलर ब्रांच में निकाल लेंगे। यहां तक आपने अपना काम कर लिया। इसका मतलब आपने किसी भी एक एक्टिव सोर्स के वजह से उसके द्वारा जो भी क्वांटिटी आपको किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में निकालनी वो आपने निकाल लिया। इसके बाद बाकी एक्टिव सोर्स का भी तो कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, रिपीट द टू अबव स्टेप्स फॉर ऑल द एक्टिव सोर्स। अब यही दोनों जो आपके स्टेप हैं, मतलब स्टेप नंबर आपका 2 और 3 जो है, यही आपको फिर से लागू करना है, फिर से अलाउ करना है, रिपीट करना है। किसके लिए, बाकी जो आपके एक्टिव सोर्स बच गए थे। यानी अब आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास कोई 3 सोर्स एक्टिव सोर्स रहा होगा, तो आपने पहले वाले को क्या किया, कंसीडर किया, बाकी दोनों को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट या उससे रिलेटेड जिस भी ब्रांच में आपको वोल्टेज निकालने है, आपने उसे निकाला। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अब उस पहले वाले एक्टिव सोर्स को क्या करेंगे, नहीं कंसीडर करेंगे, दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे, और पहले और तीसरे को क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। फिर आपको जो भी उस ब्रांच, उसके वजह से उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें कहा गया है उसमें आपको क्या निकालना है, वोल्टेज या करंट, आप उसको फाइंड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यही दोनों स्टेप आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अब फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर नहीं करेंगे, तीसरे वाले को कंसीडर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, उसके इंटरनल इंपीडेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अब तीसरे वाले एक्टिव सोर्स की वजह से जो भी उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो भी आपको क्वांटिटी निकालनी हो, चाहे करंट या वोल्टेज, आप उसको निकालेंगे। बस आपके 3 एक्टिव सोर्स थे, तीनों को अलग अलग करके आपने उन तीनों के वजह से अलग अलग इंडिविजुअली कितनी, कौन सी जो भी आपको क्वांटिटी निकालनी है उसका अमाउंट कितना था आपने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको लास्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज इंडिविजुअल वैल्यूज। अब ये जो भी इंडिविजुअल वैल्यू आए हैं ना आपके एक एक सोर्स की वजह से, अब उसका क्या करना है, आपको अलजेब्रिक सम कर देना है, बीजगणितीय योग कर देना है। विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी फॉर ऑल द सोर्स वर्किंग टुगेदर। अलग अलग आपने निकाल लिया। फिर आपको क्या करना है, अब आपको क्या निकालना था, एक साथ जब वो तीनों सोर्स या एक साथ जब वो सारे सोर्स, एक्टिव सोर्स जब काम कर रहे होंगे, तब उस पर्टिकुलर ब्रांच में कितनी क्वांटिटी का अमाउंट क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिंगल वाले के वजह से जो भी अमाउंट निकला
सॉरी फर्स्ट वाले के वजह से, फर्स्ट सोर्स एक्टिव सोर्स की वजह से जो भी अमाउंट आया उसे आपने निकाल लिया था। सेकंड सोर्स की वजह से जो भी अमाउंट आया क्वांटिटी का वो आपने निकाल लिया। थर्ड वाले की वजह से जो भी आपका अमाउंट आया क्वांटिटी का वो आपने निकाल लिया। लास्ट में अब क्या करना है आपको, जब तीनों एक साथ काम कर रहे होंगे तब आपसे पूछा गया है कि वो कितनी अमाउंट होगी, तो क्या करेंगे आप, अलग अलग निकाल लिया। अब आपको एक साथ वर्क करवाना है तो आप क्या करेंगे, एक साथ करने के लिए आप उन सभी का अलजेब्रिक सम कर देंगे और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो आप ये स्टेप्स नोट कर लीजिए। ये है हमारा सुपरपोजिशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द करंट इन डिफरेंट रेजिस्टेंसेज यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि दिए हुए जो भी आपको सर्किट दिया हुआ है, जो भी नेटवर्क दिया हुआ है, इस नेटवर्क में आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में करंट। ठीक है, जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हैं, यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस दिए हैं, 3 रेजिस्टेंसेस, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम। इन सारे रेजिस्टेंस में आपको क्या करना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है सुपरपोजिशन की थ्योरम के हेल्प से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ करंट हमें अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ करंट मानना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल नेटवर्क में हम मान लेते हैं कि हमारा कुछ करंट की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो ये ब्रांच है, कुछ नेमिंग कर देते हैं इसकी, ABCD। ठीक है, तो कर देते हैं, यानी मान लिया हमारा पहला ब्रांच है AB, इसमें 10 ओम है, मान लो इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है I1, मान लिया। ठीक है, दूसरा ब्रांच है हमारा BD। ठीक है, ये ब्रांच है हमारा जिसमें हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लगा है 5 ओम। लेट कंसीडर कि इसमें जो हमारी करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I2। अब थर्ड ब्रांच हुआ हमारा BC। अब यहाँ से I1 जा रही है, यहाँ I2 जा रही है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारी क्या जाएगी, यहाँ पे क्या जाएगी, I1 माइनस I2। ठीक है, ये मैंने कंसीडर किया है बेसिक नेटवर्क में, जो आपका नेटवर्क दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब यानी अगर आपको क्या निकालना है, डिफरेंट रेजिस्टेंसेस में करंट निकालना है, तो यानी अगर आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि AB में आपकी करंट क्या हो रही है, I1 फ्लो हो रही है कुल मिला जुला के। ठीक है, BC में क्या फ्लो हो रही है, I1 माइनस I2, और BD में क्या फ्लो हो रही है, I2। चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ कि अगर हम AB में निकालेंगे, BC में निकालेंगे और BD में निकालेंगे, यही तो हमें निकालनी है। यहाँ पे क्या है, सारे ईच डिफरेंट रेजिस्टेंस में निकालना है, तो यहाँ पे 10 ओम वाले में निकालना है, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है। तो यहाँ पे करंट क्या माना है, I1 माना है, यहाँ पे क्या माना है, BC में माना है I1 माइनस I2, और यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, I2। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल वैल्यू है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी एक एक्टिव सोर्स को कंसीडर करते हैं और दूसरे को उसके इंटरनल इम्पीडेंस से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले मैं कोई भी वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर सकती हूँ, 50 ओम या 25 ओम, कोई भी। ठीक है, तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, कंसीडरिंग 50 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले 50 वोल्ट के एक्टिव सोर्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए बना देते हैं। फिगर क्या होगा, 50 वोल्ट को कंसीडर किया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे 25 वोल्ट है, तो इस 25 वोल्ट को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, नाम आप लिख दीजिए, 50 वोल्ट है यहाँ पे, और ये है हमारा 10, 5 ही लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा 5 है और ये भी हमारा 5 है। अब यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था ना, वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट।
ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ओके, चलिए अब ये है हमारा सबसे पहला 50 वोल्ट के लिए। ठीक है, तो 50 वोल्ट के लिए फिर से हमें अज्यूम करना पड़ेगा करंट की वैल्यू। ठीक है, तो चलिए ऐसा ही कुछ अज्यूम करते हैं जैसा हमने ओरिजिनली अज्यूम किया था, ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने I1 अज्यूम किया था, तो यहाँ पे हम I1 डैश अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे I2 किया था, तो यहाँ पे I2 डैश कर सकते हैं। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा I1 डैश माइनस I2 डैश। ठीक, ये मैंने अज्यूम इसलिए ऐसा किया है ताकि चीजें हम रिलेट कर पाए और हमें भूले ना चीजें। ठीक है, ओरिजिनल में हमारा I1 I2 था, हमने यहाँ पे 50 वोल्ट के लिए जो लिया वो I1 डैश और I2 डैश ले लिया। ठीक, चलिए अब अप्लाई करते हैं KVL या KCL। अब हम इसमें KVL या KCL इक्वेशन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। तो क्या लिख सकते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप 1। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 50 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा 10 I1, यहाँ से हमारा I1 है 10 ओम में, और फिर ये हमारा क्या है प्लस 5 I2, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये नाउ अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 के साथ क्या फ्लो हो रहा है I1 डैश माइनस I2 डैश, ये हो गया हमारा। अब दूसरा हमारा क्या है 5 I2, यहाँ पे 5 I2 है, लेकिन हम क्या चल रहे हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और I2 क्या जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस 5 I2 डैश इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसे आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू, क्या हो जाएगी 5 I1 डैश माइनस 5 I2 डैश माइनस 5 I2 डैश इज इक्वल टू 0। 5 I1 डैश माइनस 10 I2 डैश इज इक्वल टू 0 मीन्स I1 डैश इज इक्वल टू 2 I2 डैश। ये मिल गया। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं ना, ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा हमें, वैल्यू पुट कर दीजिए I1 इज इक्वल टू 2 I2, तो हो जाएगा हमारा 50 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिख दिया 10 इंटू 2 I2 डैश प्लस 5 I2 डैश, तो ये हो जाएगा हमारा 50 25 I2 डैश मीन्स I2 डैश इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 2 एम्पियर। I2 डैश 2 एम्पियर मिल गया, तो I1 डैश क्या मिल जाएगा, यहाँ से I1 डैश क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2, यानी I1 डैश इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, अब आपको यहाँ से आप जरा यहाँ पे नोट डाउन करते रहिए चीज़ों को। आपको लास्ट में क्या निकालना है, I1 निकालना है, I1 माइनस I2 निकालना है, I2 निकालना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अलग अलग। 50 वोल्ट के लिए जब हम लोगों ने किया तो क्या मिला हमें, 50 वोल्ट के लिए किया तो I1 की जगह पे क्या मिला, यहाँ पे हमने माना था I1 डैश, और यहाँ पे हम क्या ले लेंगे I1 डैश माइनस I2 डैश, और यहाँ पे हम क्या लेंगे I2 डैश। वैल्यू लिख दो पहले। I1 डैश हमारी क्या मिली थी 4, और ये I2 डैश हमारी क्या मिली थी 2, तो ये क्या हो जाएगी, ये भी हमारी 2 हो जाएगी, 4 माइनस 2। अब ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब आपको अलजेब्रिक सम करना हो तो आप इजीली कर लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं 50 वोल्ट के लिए हमने निकाल लिया। अब चलिए निकालते हैं 25 वोल्ट के लिए। तो 25 वोल्ट के लिए निकालना हुआ तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि हमारा ये हो जाएगा I1 डबल डैश, ये हो जाएगा I2 डबल डैश, तो ये हो जाएगा I1 डबल डैश माइनस
I2 डबल डैश। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको अलग अलग ब्रांचेस में अलजेब्रिक सम करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो आप यहां तक की चीजों को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, 25 वोल्ट के एक्टिव सोर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, अब हम 50 वोल्ट के द्वारा हमें क्या क्या किस किस ब्रांच में कितनी कितनी करंट मिली निकाल लिया। अब 25 वोल्ट के लिए चलिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो 25 वोल्ट को कंसीडरिंग 25 वोल्ट, तो 25 वोल्ट को कंसीडर करना है तो 50 वाले को क्या करेंगे, उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। चलिए, यहाँ पे 25 वाला कंसीडर करना है, 25 वाला ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है। ओके, अब यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू 10 था, 5 और यहाँ भी 5 और यहाँ पे हमारा 25 वोल्ट। चलिए, अब क्या अज्यूम किया है, I1 की जगह पे क्या अज्यूम किया है, I1 डबल डैश। कोई बात नहीं, लिख देते हैं। यहाँ से मान लीजिए I1 डबल डैश जा रही है, यहाँ से I2 डबल डैश, यहाँ से I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश। ठीक है, चलिए अब केवीएल या केसीएल अप्लाई करते हैं। हम केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक, 1 and 2। चलिए केवीएल अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से केवीएल अप्लाई करते हैं। चलिए, 10 I1 डबल डैश प्लस 5 I2 डबल डैश इज इक्वल टू सम ऑफ IR इज इक्वल टू सम ऑफ E या V। ठीक है, तो ये हमारा, यहाँ से हम 10 I डबल डैश प्लस 5 I2। अब यहाँ से हमारी करंट कैसे इंटर करिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हम यहाँ पे क्या लेंगे, -25। ठीक है, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से इसको हम चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं हर चारों दोनों तरफ। ठीक है, तो ये हमारा अगर I1 5 से करेंगे तो 2 I1 डैश प्लस I2 डबल डैश इज इक्वल टू -5। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए। नाउ अप्लाइंग KVL इन लूप 2। यहाँ पे अप्लाई कीजिए KVL। 5 के साथ क्या है, I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश 5। फिर वोल्टेज, सम ऑफ वोल्टेज क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो इसको 25 वोल्ट मान लिए। अब ये हमारा क्या है, नेगेटिव है, मतलब हम इधर से जा रहे हैं और I2 अपोजिट फ्लो हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, -5 I2 डबल डैश। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश 5 से बोथ साइड में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, -I2 डबल डैश इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लें, I1 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश माइनस I2 डबल डैश इज इक्वल टू 5। ये क्या हो जाएगा, I1 डबल डैश माइनस 2 I2 डबल डैश इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मिल रहे हैं, आप इसे सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू कुछ मिलेगी, I1 डबल डैश इज इक्वल टू आपको मिलेगा -1 एम्पियर और I2 डबल डैश इज इक्वल टू -3 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम हमें यहाँ पे भी मिल गई चीज़ें, तो हम यहाँ पे वैल्यू नोट करते हैं। I1 की जगह पे हमें क्या मिला, -1, I2 की जगह पे क्या मिला, -3। तो इस तरह से हमारा I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, अब आपने इंडिविजुअल सोर्सेस के कारण जो भी अलग अलग ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहा था उसे आपने अलग अलग निकाल लिया। देख लीजिए, आपने यहाँ 50 वोल्ट को एक बार लिया, 25 को एक बार लिया। जब 50 को लिया तो AB में कौन सी करंट फ्लो हो रही थी, 4 एम्पियर, BC में 2, BD में 2। जब 25 को लिया
तो ए बी में 1 -1, बी सी में -4 और बी डी में -3, यानी 10 ओम 5 ओम 5 ओम अलग अलग आपने निकाल लिया। अब मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आप सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे, अब आपको क्या करना है, फाइनल आंसर कैसे निकालना है कि जब 25 और 50 दोनों वोल्टेज सोर्स लगे होंगे तब उस पर्टिकुलर ए बी में कितनी करंट फ्लो होगी, उस पर्टिकुलर बी सी में कितनी करंट फ्लो होगी, पर्टिकुलर बी डी में कितनी करंट फ्लो होगी। यानी 10 ओम में जब 25 और 50 दोनों लगे हुए हैं, हमारा ओरिजिनल सर्किट है, तो 10 ओम में टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, 5 ओम में कितना हो रहा है, इस 5 ओम में कितना हो रहा है। इसके लिए क्या करना था लास्ट में हमें अलजेब्रिक सम करना था। ठीक है, तो चलिए अलजेब्रिक सम कर देते हैं। अलजेब्रिक सम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से कि बोला था डिफरेंट रेजिस्टेंस में, तो क्या निकालेंगे, 10 ओम रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, क्या माना था I1, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा I1 डैश प्लस I1 डबल डैश। अब अलजेब्रिक सम करना है, मतलब जो भी आपके साइन कन्वेंशन है उसके साथ कर दीजिए, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस -1 है तो हो जाएगा -1, यानी 3 एम्पियर। 10 ओम में 3 एम्पियर। अब बात कर लेते हैं 5 ओम यानी BC वाला 5 ओम, इसमें क्या माना था BC वाले में क्या माना था, I1 माइनस I2, तो I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, ये हुआ हमारा I1 माइनस I2। तो I1 हमारा क्या है, सबसे पहले I2 निकाल लेते हैं, यानी 5 ओम BD में, तभी तो हम I1 माइनस I2 करेंगे। तो 5 ओम BD में क्या माना था, I2 माना था। I2 मीन्स I2 1 डैश प्लस I2 डबल डैश, वैल्यूज पुट कर दीजिए। I2 1 डैश में क्या आया था 2 और ये हो जाएगा -3, यानी -1 एम्पियर। अब यहाँ से I1 माइनस I1 क्या है, ये है I1 इज इक्वल टू 3 माइनस I2 यानी -1 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आप सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना था, केवीएल और केसीएल ही अप्लाई करना था। ठीक है गाइज, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपके कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।